हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं राजन महाजन आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग यूपी टेट 2021 के सिलेबस पर चर्चा करेंगे और इस सिलेबस के हम लोग एक एक बिंदु को देखेंगे कि सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं और इसके अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी से पहले तो सिलेबस जानना सबसे महत्वपूर्ण होता है और उस सिलेबस को जानने के बाद ही हम अपनी तैयारी को एक बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं और उसमें अच्छे से मार्क गेन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं और एक एक सेगमेंट को हम लोग धीरे धीरे से समझेंगे इसमें क्या क्या है और ये सेगमेंट है जो किस पर हम लोगों को थोड़ा फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा और कौन सा ऐसा सेगमेंट है जो हम लोगों को बहुत जल्दी पकड़ में आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ और समझते हैं। पहला जो हमारा है बाल विकास। आप बाल विकास का टॉपिक समझते हैं कि जो बाल विकास है वो जो बीटीसी, डीएलएड या बीएड के हम जो साथी होते हैं उनके लिए ये जब प्रारंभ करते हैं अपना शिक्षण बीएड में, बीटीसी या डीएलएड में, तो उस समय उनके लिए नया होता है। लेकिन जब वो उस चीज़ के लिए लग जाते हैं या बीएड या बीटीसी में अपनी शिक्षा शुरू कर देते हैं करना, तो उस दौरान वो सब चीज़ें, वो बाल विकास है जो उनका टॉपिक, वो उनके संपर्क में आता है और उसके बाद धीरे धीरे से वो बाल विकास और उससे संबंधित जो शिक्षण विधियाँ, शिक्षण कौशल, ये सभी उनके पकड़ में आते हैं। तो आप लोगों के लिए इसी चीज़ को समझना है कि हम लोगों को बाल विकास में क्या पढ़ना है। बाल विकास में हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है कि जो बाल विकास है उसका अर्थ क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब जो कोई चीज़ हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ने के पीछे कोई मोटो होता है और उसमें बाल विकास है। तो बाल विकास कैसे है, हम लोग क्योंकि प्राथमिक स्तर के शिक्षक बनेंगे या जूनियर स्तर के, तो सबसे पहले उसमें जो पढ़ने वाले हमारे बच्चे या जो छात्र होते हैं वो छोटे उम्र के होते हैं, बालक होते हैं, इसलिए उनकी बाल की बात की जाती है। इसमें उनका अर्थ क्या है, उसकी आवश्यकता क्या होती है, फिर उसके बाद उसका क्षेत्र क्या होता है। ये तीनों चीज़ें कि बाल विकास का अर्थ क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है और उसके साथ साथ उसका क्षेत्र क्या है। इसके बाद बाल विकास की अवस्थाएं कौन सी, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, विकासात्मक, ये सभी। इसके बाद इसमें जो आएंगे आगे वो क्या होगी, वो होगी हमारी भाषा संबंधी विकास, अभिव्यक्ति संबंधी विकास और अभिव्यक्ति सृजनात्मक और सृजनात्मक क्षमता। ये सभी जो विकास है हमारे बालक के विकास, वो किस दौरान होते हैं, उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, इन सब को हम लोग इस सिलेबस के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। आगे जो टॉपिक जोड़ा गया है बाल विकास के अंतर्गत वो भी है, उसमें सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बाल विकास को, उनके बाल विकास का आधार क्या है और उसको प्रभावित करने वाले कारक। कोई भी चीज़ हो उसका एक फैक्टर होता है और वो फैक्टर क्या है, जैसे हेरिडेटरी, वंशानुक्रम, एनवायरनमेंट, ये दोनों बाल विकास को प्रभावित करने वाले उसके आधार और उसके कारक हैं। तो इसको हम लोगों को पढ़ना है बाल विकास के पहले सेगमेंट में। दूसरा है सीखने के जो नियम है, सीखने का अर्थ है, सीखने के सिद्धांत है। उसमें हम लोगों को देखना है कि अधिगम क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं और अवगम को बनाने वाली प्रभावशाली विधियाँ। सबसे पहले अधिगम का अर्थ क्या है, अधिगम के कारक क्या हैं प्रभावित करने वाले, और अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ, ये सभी हम लोगों को इसके अंतर्गत पढ़ना है। इसके बाद अब अधिगम के कुछ नियम हैं। नियम क्या हैं, जैसे थर्नडाइक का आप लोग पढ़ते हैं और थर्नडाइक के मुख्य और गौड़ नियम। उसके बाद थर्नडाइक के बाद अधिगम के कुछ और भी प्रमुख सिद्धांत हैं जिनको हम लोग पढ़ने थे, चाहे वो व्यवहारिक उपयोगिता में अंतर्गत आने वाला थर्नडाइक का सिद्धांत हो, वो भी पावलोव का सिद्धांत हो, स्किनर का या हमारे कोलर का हो, ये प्याजे का सिद्धांत हो, वैगोस्की का सिद्धांत हो, ये सभी अधिगम के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। और एक से ज़्यादा प्रश्न इस जो अधिगम के सिद्धांत से है, इससे प्रश्न आते हैं और शिक्षण में इसकी क्या उपयोगिता है, इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद इसमें एक और साथ में चीज़ जुड़ी हुई है, सीखने का वक्र। वक्र, सीखने वाले वक्र होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, उन्नतोदर, अवनतोदर या सकारात्मक, नकारात्मक, ये सभी इसमें पठार आकृतियाँ बनेंगी और इसको हम लोग सिलेबस के माध्यम से समझेंगे। अर्थ इसका प्रकार क्या है, पठार का जो पठार है, सीखने के वक्र हैं, कर्व कैसे बनता है पढ़ते वक्त,
हम लोग जब एक स्तर से दूसरे स्तर की शिक्षा करते हैं तो उसमें बीच में अवरोध आता है, इसी को हम लोग वक्र या पठार बोलते हैं। इसको हम लोग पढ़ना है। फिर सीखने में पठार का क्या अर्थ है और उसका कारण क्या है, ये और कारण के साथ साथ उसका निवारण कैसे करें ताकि हमारे जो शिक्षण के दौरान, पढ़ने के दौरान जो पठार बन रहे हैं वो कैसे इसका निराकरण हो। ये था सीखने का सिद्धांत और अर्थ का सेगमेंट। इसमें हम लोगों को इतना पढ़ना है अधिगम, अधिगम के नियम, और अधिगम के नियम के साथ साथ थर्नडाइक, पावलोव, कोहलर, पियाजे, vygotsky और भी सारे हमारे जो स्किनर, सभी लोगों को हम लोगों को एक एक कर बारी बारी पढ़ना होगा। आगे हम लोग देखेंगे शिक्षण और शिक्षण विधियाँ। अब हम लोगों ने सिद्धांत पढ़ लिए, तब हम बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, शिक्षण की हमारी विधियाँ क्या होंगी, इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले तो शिक्षण का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज टीचिंग, इसका उद्देश्य क्या है, इसका संप्रेषण कैसे होता है, शिक्षण के फिर सिद्धांत क्या क्या हैं, शिक्षण के सूत्र क्या क्या हैं, कुछ प्राविधियाँ टेक्निक शिक्षण की क्या क्या हैं, और जो शिक्षण की नई नई विधियाँ हैं वो क्या क्या हैं, शिक्षण की नवीन विधाएँ, सूक्ष्म शिक्षण और शिक्षण के आधारभूत कौशल, ये सभी हम लोगों को अपने बाल विकास के अंतर्गत पढ़ना है। इसका सेगमेंट नंबर 3 है ये। चौथा देखेंगे, इसी में जुड़ा है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा मतलब समावेश मिलाने वाली शिक्षा। इसमें दूसरा जो हमारा भाग है वो भाषा से संबंधित है। आप जानते हैं जब हम लोग फॉर्म फिल करते हैं यूपी टेट का तो उस समय हम लोग भाषा का चुनाव करते हैं और चुनाव की कड़ी में हम लोग भाषा फर्स्ट और भाषा सेकेंड, तो ये भाषा फर्स्ट के रूप में हिंदी कंपलसरी रहती है और सेकेंड जो लैंग्वेज होती है वो हम लोगों को हिंदी के अदर संस्कृत और उर्दू भी 3 भाषाएं होती हैं, ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग भाषा फर्स्ट के बारे में समझते हैं, इसका सिलेबस क्या है। तो भाषा फर्स्ट में जो है हमारा सबसे पहले तो आपठित अनुच्छेद होते हैं कुछ, उसके बाद हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फिर उसके बाद वर्णों के मेल से संबंधित मात्रिक और अमात्रिक शब्दों की पहचान, ये हिंदी का हमारा सिलेबस है। इसके बाद चौथा है वो वाक्य की रचना कैसे होती है। उसके बाद विशेष रूप से जो ध्वनियाँ हैं उनके बारे में बताया गया है कि जैसे हमारी जो स्पर्श, संघर्षी, स्पर्शी, अंतस्थ, ऊष्म, अयोग्य, ये सभी जो हमारे प्रकार के व्यंजन और ध्वनियाँ होती हैं इनके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद जो हिंदी में हमारा आगे सिलेबस है वो है हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वर, अनुनासिक और चंद बिंदु में अंतर, क्या अंतर है, संयुक्त अक्षर और अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने कुछ शब्दों के बारे में, सभी प्रकार की मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह में हम लोग पढ़ेंगे अल्प विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग, ये विराम चिन्ह है। विराम चिन्ह और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन प्रमुखता हमको इसको पढ़ना है। इसके बाद आगे देखेंगे विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, तुकांत, आतुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्द, ये हमारा हिंदी का सिलेबस है। इसमें हम लोगों को संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण को भी पढ़ना है। आगे वचन, लिंग और काल। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव और देशज शब्दों की पहचान व उनमें अंतर, इसको हम लोग पढ़ेंगे सिलेबस के अंतर्गत। इसके बाद पढ़ेंगे लोकोक्तियों और मुहावरों के अर्थ, कि लोकोक्तियाँ क्या हैं और मुहावरे उनके क्या अर्थ होते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संधि। अब संधि में हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे 3 प्रकार की संधियाँ होती हैं तो उन 3 संधियों में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन, स्वर व्यंजन और विसर्ग, 3 प्रकार की संधियाँ होती हैं। स्वर के अंतर्गत दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये 5 प्रकार की स्वर संधियाँ होती हैं। उसके बाद व्यंजन और विसर्ग। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे वाच्य, समास और अलंकार में भेद, जैसे वाच्य क्या है, समास क्या है और अलंकार के कुछ प्रमुख भेद, उसको पढ़ेंगे। और फाइनली इसमें जो पहला का पार्ट है इसका भाषा का, उसमें है कवियों और लेखकों की रचनाएं, कि कवि जैसे बहुत सारे कवि हैं हमारे हिंदी के और बहुत सारे लेखक हैं, उनकी रचनाएं क्या हैं। प्रमुख कवि तो हम लोग पढ़ते ही हैं फाइनली, लेकिन इसमें काफ़ी बाउंडेड कर दिया गया है, कवि और लेखक कुछ भी पूछ सकता है, तो हम लोग कवि और लेखकों के बारे में सिलेबस में पढ़ेंगे। आगे हम लोग देखेंगे भाषा विकास का अध्ययन, कि हमारी भाषा का विकास होगा और उस विकास का अध्ययन हम कैसे करेंगे। तो इसमें सबसे पहले अधिगम और भाषा का अर्जन कैसे करते हैं, भाषा अध्यापन के कुछ प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, सुनने और बोल की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे
किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करता है, इसको पढ़ेंगे। मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका क्या है। एक भिन्न कक्षा में पढ़ने की चुनौतियों, भाषा की कठिनाइयों और त्रुटियों और विकार के बारे में। इसके बाद पढ़ेंगे भाषा कौशल। भाषा कौशल के बाद भाषा बोधगम्यता, प्रवीणता का मूल्यांकन, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। अध्यापन में हम लोग पढ़ेंगे अधिगम सामग्रियाँ, जैसे हम लोग क्लास में पाठ्य पुस्तक होती है, मल्टीमीडिया, कुछ जो टेक्निक की चीज़ें आजकल शिक्षण में जुड़ गई हैं उनके बारे में। कक्षा का बहुभाषाई संसाधन कैसे करें हम लोग डेवलप। और फाइनली हम लोग पढ़ेंगे भाषा का जो हिंदी का पार्ट है उसमें उपचारात्मक अध्यापन, मतलब यदि बालक को पढ़ने में कोई समस्या हो रही है या पढ़ने की समस्या के साथ साथ और भी चीज़ें, तो उसका उपचार करेंगे हम लोग। ये था हमारा भाषा का। इसके बाद हम लोग देखते हैं भाषा सेकेंड वाला। उसमें भाषा सेकेंड में हम लोग जैसे अंग्रेजी पढ़ते हैं, इंग्लिश, तो उसमें अंग्रेजी की जो टॉपिक है उसमें अनसीन पैसेज रहता है, कुछ सेंटेंस रहते हैं। सेंटेंस के बाद सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार के, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सभी पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ नाउन कितने प्रकार के होते हैं, फिर प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब, ये सभी हम लोग इंग्लिश के भाषा जो सेकंड हम लोग लेंगे उसमें पढ़ेंगे। और उसके बाद आगे और भी टॉपिक जोड़ा गया है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद हम लोग पढ़ेंगे टेंस। टेंस में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसके बाद कुछ आर्टिकल ए और एन, पंक्चुएशन, इन, इनटू, ये सब होते हैं। वर्ड फॉर्मेशन, जैसे वर्डों को एक सीक्वेंस में कैसे लगाना है, एक्टिव, पैसिव, सिंगुलर और प्लूरल, और फाइनली जेंडर। ये अंग्रेजी का हमारा सिलेबस है। इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आप देख सकते हैं कि देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा दिया गया है। अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज के बाद सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, सेंटेंस के प्रकार, टेंस के प्रकार, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन के प्रकार, और उसके बाद आर्टिकल, प्रोनाउन, पंक्चुएशन, वर्ड फॉर्मेट, एक्टिव, पैसिव, सिंगुलर, प्लूरल और जेंडर। ये है हमारा उर्दू का सिलेबस। इसको हम लोग नहीं, हम इसको देखेंगे संस्कृत को। इसकी उर्दू की हमको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे संस्कृत के। ये हमारी भाषा सेकेंड का ही था, अंग्रेजी का पार्ट। अब भाषा सेकेंड का ये अगला है। आप अंग्रेजी में अच्छे हैं तो अंग्रेजी ले सकते हैं, और भाषा में अच्छे हैं यदि संस्कृत में तो संस्कृत ले सकते हैं। तो संस्कृत का हमारा आपठित अनुच्छेद सबसे पहले रहेगा। उसके बाद कुछ हमारी संज्ञाएँ रहेंगी, अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, ईकारांत, उकारांत, रेकारांत, रेकारांत स्त्रीलिंग, ये सभी प्रकार की हमारी संज्ञाएँ रहेंगी। संज्ञाओं के बाद हम लोग पढ़ेंगे हमारे घर परिवार, परिवेश, पशु पक्षी, इनके नाम, इनको संस्कृत में क्या बोला जाता है, घरेलू उपयोग की कुछ वस्तुओं के नाम, इन सब के बारे में। फिर पढ़ेंगे सर्वनाम क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे क्रियाएं क्या हैं, और शरीर के प्रमुख अंगों की संस्कृत में क्या नाम होते हैं, हम संस्कृत में उनको क्या बोलते हैं। ये है हमारा संस्कृत का। और संस्कृत में और भी हम आगे देखेंगे। तो संस्कृत का ये जो है उसमें फिर हम लोग पढ़ेंगे अव्यय क्या है, संधि क्या है, संधि को समझेंगे, संधि विच्छेद को समझेंगे। संस्कृत में कुछ संख्याओं के नाम संस्कृत में कैसे बोले जाते हैं, लिंग, वचन, प्रत्याहार, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वर और अनुनासिक, व्यंजन, स्वर, विसर्ग संधियाँ, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, कारक, प्रत्यय एवं वाच्य, और कवियों और लेखकों की रचनाएं। एक प्रकार से आप यदि मैच कराते हैं तो इसमें लगभग आपका हिंदी और संस्कृत के कुछ ना कुछ टॉपिक मिलते जुलते हैं, लेकिन हिंदी अपने आप में एक अलग भाषा है और संस्कृत का अपना अलग रूप है, उसको थोड़ा बहुत उसमें अंतर है। हिंदी जो भाषा है वो संस्कृत से ही निकल के आई है, तो उसमें कुछ ना कुछ उसके अंश मिलते हैं। तो वो जो हिंदी में अच्छे स्टूडेंट हैं वो लगभग संस्कृत में भी काफ़ी अच्छा कर ले जाते हैं। तो आप लोग यदि भाषा सेकंड में संस्कृत लिए हैं तो इसको पढ़ें, सिलेबस है आपका। इसके बाद इसमें कुछ और चीज़ें जुड़ी गई हैं। भाषा विकास का, भाषा विकास कैसे हो, जैसे हिंदी में भाषा अधिगम और उसका कैसे अर्जन करें, भाषा अध्यापन के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, सुनने और बोलने में भाषा में समस्या होती है जैसे संस्कृत में, तो बालक को किस उपकरण के माध्यम से समझाएं, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा का अधिग्रहण में व्याकरण की भूमिका। उसी के बाद एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा कौशल को पढ़ेंगे हम लोग, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। इसके बाद अध्यापन में विभिन्न प्रकार की पुस्तकों के बारे में, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन, और फाइनली उपचारात्मक
अध्ययन तो ये आपका जो भाषा है वो सेम भाषा विकास का अध्यापन, चाहे आप हिंदी का पढ़ लीजिए चाहे संस्कृत का, आपका मिलता जुलता रहेगा और पेपर में आपके लिए बेनिफिट भी देगा। अब हमारी आ जाती है मैथ, गणित का जो सेगमेंट है उसका सिलेबस क्या है इसको देख लेते हैं। इसमें हमारा जो सिलेबस है गणित का उसमें है सबसे पहले संख्याएं, संख्याओं का जोड़ना घटाना और गुणा भाग। इसके बाद एलसीएम और एचसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। फिर भिन्नों को जोड़ना घटाना गुणा करना। उसके बाद दशमलव को जोड़ना घटाना और गुणा भाग करना। एक एक नियम क्या है, परसेंटेज प्रतिशत क्या है, लाभ हानि क्या है, साधारण ब्याज क्या है, ज्यामिति आकृतियाँ एवं पृष्ठ कोण त्रिभुज वृत्त, ये सभी रहेंगे हमारे सिलेबस के मैथ में। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धन पैसे के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी। और आगे हम लोग देखेंगे मापन, कुछ चीज़ों का मेजरमेंट किया जाएगा। उसमें मापन में क्या होगा, किसी चीज़ का समय नापना है, किसी की तौल करना, किसी की धारता लंबाई और तापमान, वो हमारे मैथ में रहेगा। परिमिति, किसी चीज़ का परिमाप निकालना है, चाहे वो त्रिभुज का हो, हमारे आयत का हो, वर्ग का हो या चतुर्भुज का हो। आगे हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा बहुत रीजनिंग से ही रिलेटेड, उसमें रहेंगे कैलेंडर के बाद कुछ रहेंगे आंकड़े। उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे आयतन की चीज़ों में, जिसमें आयतन धारता घन घनाभ पढ़ेंगे। क्षेत्रफल में पहुंचेंगे तो क्षेत्रफल देखेंगे, किसी आयत का क्षेत्रफल या वर्ग का क्षेत्रफल। रेलवे या बस से संबंधित समय सारणियाँ कि कोई रेल इतने बजे यहाँ से जाती है और 24 घंटे के बाद इतने किलोमीटर चलने के बाद, इस समय से संबंधित चीज़ें इसमें रिलेटेड रहेंगी। और एंड में रहेगा जो आंकड़े, जैसे हमारे विभिन्न प्रकार के ग्राफ होते हैं, पिक्टोग्राफ, हेक्टोग्राफ, और सभी ग्राफों में जैसे हम लोग एक सर्किल के माध्यम से ऐसे ग्राफ बनते हैं, इनको कोण में बांट दिया जाता है, तो इसी प्रकार के कई सारे ग्राफ पढ़ेंगे, ऐसे भी ग्राफ बनेंगे। तो ये सभी हम लोग इसके अंतर्गत मैथ के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग आई होप समझ गए होंगे ये मैथ का सिलेबस, और आगे और भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में। अब अध्यापन में इसका क्या है कि मैथ को यदि हम पढ़ते हैं तो उसका हमारे विद्यार्थी जीवन में और हमारे जो टीचिंग में उसमें क्या योगदान रहता है, इसके बारे में। गणित का तार्किक चिंतन की प्रकृति कैसी होती है, बालक के चिंतन और तर्क शक्ति में इसको विकास कैसे करें, इसके बारे में समझना होता है। पाठ्यचर्या में गणित का क्या स्थान है, जो हमारी विभिन्न प्रकार की करिकुलम है उसमें गणित का क्या स्थान है। गणित की भाषा क्या होनी चाहिए, सामुदायिक गणित क्या है, औपचारिक और अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से कैसे हम मूल्यांकन करते हैं। शिक्षण की समस्याएं क्या हैं जो हम लोग गणित पढ़ते हैं उसकी। त्रुटि विश्लेषण और अधिगम और अध्यापन के प्रासंगिक पहलू, मतलब किसी चीज़ की त्रुटि का विश्लेषण करना है और अधिगम और उसके अध्यापन की बात करना है, तो उसके लिए हम लोगों को मैथ को कैसे समझना होगा। लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे मैथ के सिलेबस में नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण, मतलब उपचारात्मक शिक्षण जैसे आपको मैथ के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको बोलने में समस्या होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप गलत ढंग से प्रस्तुत करते हैं, तो उसके लिए आपको उपचारात्मक शिक्षण पढ़ना होगा। और फाइनली 30 नंबर का जो हमारा बेहद और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, काफ़ी लंबा भी है, थोड़ा सा समझेंगे, वो है हमारा थोड़ा सा 1 मिनट माफ़ करेंगे, इसमें कुछ समस्या आ रही है। हाँ, आप देखेंगे इसके बाद जो हमारा होगा सिलेबस में वो होगा हमारा एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट में हमको क्या पढ़ना है, इसको आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले हमको पढ़ना है फैमिली के बारे में, परिवार क्या है, परिवार कितने प्रकार का होता है, परिवार की क्या विशेषताएं हैं, ये सभी। इसके बाद भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, मतलब भोजन क्या है, हम कैसे हमारा स्वास्थ्य कैसा रहे और स्वच्छता किस प्रकार की हम लोग अपने और अपने समाज के लिए काम करें। और आगे जाके आवास क्या है, आवास कितने प्रकार के होते हैं, हम लोग आवास में क्यों रहते हैं, इसके बारे में। फाइनली जो हमारा जो यूपी टेट का सिलेबस है वो हमारे जूनियर तक की जो बुक्स हैं, 1 से लेके, वैसे तो बुक कक्षा 3 से लेके 8 तक यदि आप पढ़ते हैं तो उसमें आपका ये पूरा सिलेबस मिल जाएगा। लगभग पेपर भी इन्हीं से रिलेटेड होता है। थोड़ा बहुत और आप बाहर से कहीं पढ़ लेते हैं तो आपका जो स्कोर है और आपका जो सिलेबस है पूरा कंप्लीट भी हो सकता है। आगे देखेंगे पेड़ पौधे एवं जंतु, इनके बारे में, हमारा परिवेश, हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, कुछ फेयर मेलों के बारे में, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति, चाहे वो जैसे कोई बार नाई हो, चाहे वो कोई धोबी हो, कोई बढ़ई हो,
लोहार और सब चीज़ें इन लोगों के बारे में इसमें पढ़ना होता है। जल, वाटर क्या है, वाटर की विभिन्न प्रकार की समस्याएं, जल अशुद्धियाँ क्या हैं, जल की स्थायी और अस्थायी कठोरता इसके अंतर्गत पढ़नी होगी। यातायात एवं संचार के साधन और उनके बारे में, खेल और खेल की भावना, खेल को कैसे डेवलप किया जाए, खेल भावना क्या होती है। इसके बाद थोड़ा सा ज्योग्राफी का टॉपिक जुड़ा है, नदियों के बारे में, भारत से संबंधित है ज्योग्राफी। ये भारत की नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर। इसमें महाद्वीप और महासागर की बात की गई है। ये महाद्वीप महासागर की जो बात है वो हम लोगों को थोड़ा और अच्छे से समझना होता है कि महाद्वीप कितने हैं, महासागर कितने हैं, और किस महाद्वीप में हमारा देश बसता है और किस महासागर के किनारे हमारे देश बसा हुआ है। आगे हम देखेंगे खुद पर्सनली अपने प्रदेश के बारे में। जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं तो यहाँ की नदियाँ, यहाँ कौन कौन से पर्वत हैं, पठार हैं, वन और यातायात के साधन कौन कौन से हैं। ये है ज्योग्राफी का टॉपिक हमारा। उसके बाद उसमें कुछ जोड़ा गया हमारा पॉलिटी, संविधान से, संविधान क्या है। फिर राज्य व्यवस्था उसी में जोड़ी गई, स्थानीय स्वशासन क्या है, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। उसके बाद कुछ राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता, ये सभी हम लोगों को राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना है। और उसके बाद पर्यावरण का और भी टॉपिक आगे है कि पर्यावरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका हमारे जीवन में महत्व क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है, पर्यावरण संरक्षण कैसे करें, पर्यावरण संरक्षण के प्रति सामाजिक दायित्व हमारा क्या होता है, और पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित विभिन्न प्रकार की सरकार की योजनाएं, इन सबको हम लोगों को पढ़ना होगा। आगे हम लोग देखेंगे अध्यापन संबंधी विभिन्न मुद्दे। ये है अध्यापन में हम लोग जब एनवायरनमेंट पढ़ाते हैं बच्चों को तो उसमें क्या समस्या आती हैं, पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा और उसमें संबंधित व्यक्ति के बारे में कैसे पढ़ेंगे, पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन, मतलब पर्यावरणीय अध्ययन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, उसको हम लोग कैसे अपनी लाइफ में इंटीग्रेट कर सकते हैं और इसके हमारे क्या फ़ायदे होंगे। पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा, मतलब पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा, इन दोनों को हम लोगों को पढ़ना होगा। इसके बाद इसमें कुछ अधिगम के सिद्धांत होते हैं कि कैसे पर्यावरण के बारे में हम लोग सीखते हैं। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में कुछ अंतर और उसकी व्याप्ति क्या है, उसका उससे क्या संबंध है। और लास्ट में हम लोग देखेंगे 2 पॉइंट और हैं, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, विभिन्न प्रकार की थीसिस, अवधारणा होती हैं, हाइपोथीसिस, उनको हम लोग कैसे दृष्टिकोण से उसको प्रस्तुत करें और उनको अपने जीवन में कैसे उतारें, इसके बारे में हम लोग पढ़ना होगा। और फाइनली यह क्रियाकलाप, कुछ क्रियाकलापों के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और भी बंद कमरे में कई ग्रीन हाउस इफेक्ट है और चीज़ें, इन सब की क्रियाएँ की जाती हैं तो इससे क्या निकल के आता है, इन सब के बारे में पढ़ना होगा। तो ये था हमारा फाइनली सिलेबस। और उसके बाद कुछ चीज़ें और हैं थोड़ा सा ये व्यवहारिक रूप में, इसको भी आप समय प्रयोग और व्यवहारिक कार्य क्या है कुछ चर्चा करें। सतत और व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री और उसकी पर्यावरण समस्या, पर्यावरण अध्ययन की कुछ समस्याएं हैं। तो ये था फाइनली पूरा का पूरा सिलेबस हमारे एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट के जितने भी टॉपिक थे मैंने डिस्कस किए। उसके बाद हमारा जो मैथ का था इसको समझा हम लोगों ने। मैथ के बाद जो हमारा टॉपिक था संस्कृत का, उसको हमने समझा। संस्कृत के बाद हम लोगों ने हिंदी को, और हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को, और फाइनली हमने बाल विकास को भी समझ लिया। तो ये था ओवरऑल पूरा टॉपिक, हिंदी, बाल विकास, गणित, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकेंड, एनवायरनमेंट का। तो ये था सिलेबस आप लोगों के बीच। आई होप कि आप इस सिलेबस को समझ गए होंगे और आप लोग इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे होंगे। और अभी आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की तो आप लोगों के लिए अभी समय है, 1 महीने बहुत होते हैं। यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं, इन टॉपिकों को एक एक करके पढ़ते हैं तो आप लोग ज़रूर अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। और मैं अब इस सीरीज़ के साथ स्टार्ट करता हूं। आज मैंने आपसे डिस्कस किया सिलेबस के बारे में, कल से एक सीरीज़ लेकर के आ रहा हूं मैं। उस सीरीज़ में आप लोगों को टॉपिक वाइज जो भी आपके 5 टॉपिक जोड़े गए हैं, 5 सब्जेक्ट अलग अलग, तो इनको मैं अलग अलग इनका प्रैक्टिस सेशन कराऊँगा। और उसके साथ साथ कुछ चीज़ों पर संडे के संडे महा मैराथन क्लास करूँगा 2-2 3-3 घंटे की, उसमें सिलेबस डिस्कस करूँगा। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और यूपी टेट में बेहतरीन अंक लाने के लिए और मेरे पर्सनल अनुभव से आप लोग ज़रूर फ़ायदा पाएंगे। मैं खुद पिछले 2 बार से यूपी टेट क्वालिफाई स्टूडेंट हूँ, सी टेट भी मैं 2 बार क्वालिफाई किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जुड़ कर के कुछ ज़रूर अनुभव लेंगे और अपने एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो चलिए मिलता हूँ फिर। ये था सिलेबस का पूरा वीडियो। अब क्लासेस स्टार्ट करेंगे हम कल से, और आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को ट्यून करिए,
सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको इन्फॉर्मेशन है कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। फिर मिलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए धन्यवाद।